एक विधवा महिला अपने जीवन को व्यापन करने के लिए एक कंपनी में काम करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पर जब वो कुछ दिन काम करती है तो जो कंपनी का मालिक होता है वह उसे और बड़ी पोस्ट पर पहुँचा देता है। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वे बातें बनाने लगते हैं कि खूबसूरत विधवा है और देखो मालिक को अपने जाल में फंसा लिया और उसके बाद देखो कितनी जल्दी से तरक्की मिल गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। और जैसे ये बात मालिक को पता चलती है तो एक दिन वह कंपनी में आता है और आने के बाद एकदम से उस विधवा महिला का हाथ पकड़कर कहता है सभी लोगों के सामने कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर वह विधवा महिला भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कंपनी में जितने भी लोग उनके बारे में बातें बना रहे थे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। कौन थी वह विधवा महिला और क्या हुआ था ऐसा जो वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। गाजियाबाद के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी और एक उनके घर में उनका बुजुर्ग पिता है। पति का नाम दीपक होता है और पत्नी का नाम शीला होता है। और जो बुजुर्ग पिता था वह घर के अंदर बीमारी रहा करता था। जो पति होते हैं वो एक कंपनी में काम किया करते हैं और घर को अच्छी तरह से चला रहे हैं। शादी को महज अभी 6 ही महीने बीते हैं और यहाँ पर जो पति पत्नी है वो बड़े ही खुश अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल आज से 6 महीने पहले शीला की शादी दीपक से हो जाती है और उसका भी घर पर कोई भी नहीं है। चाचा चाची थे, उन्होंने जैसे तैसे इस लड़के को ढूंढकर इससे उसकी शादी करा दी। और जब शीला ने अपने बारे में दीपक को बताया कि मेरे माता पिता तो थे ही नहीं, चाचा चाची मुझे बहुत परेशान किया करते थे, तो उसके बाद जो दीपक होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, तुमने जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे हैं लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं झेलने दूंगा। तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और यहाँ पर इस घर के अंदर तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम्हारा घर है और तुम्हें बड़े ही प्यार से मैं यहाँ पर रखूंगा। इस बात को सुनकर शीला भी बड़ी खुश होती है और खुशी खुशी उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की नज़र लग गई और बुरी नज़र और लग गई। तो यहाँ पर इस परिवार को किसी की बहुत बुरी नज़र लग जाती है और इसी बुरी नज़र के चलते यहाँ पर जो दीपक होता है उसे एक दिन बहुत तेज बुखार आता है। जब शीला ये देखती है कि उसके पति को बुखार आ रहा है तो उसके बाद वह आनंद फानंद में रात के समय में ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद वह उसे वहां पर एडमिट कर देती है। लेकिन बुखार कुछ इतना ज़्यादा था कि वह बुखार उसके दिमाग को चढ़ जाता है और इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बेहोश सा हो जाता है। अब शीला जब अपने पति की हालत खराब होता हुआ देखती है तो डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने लगती है। कहती है डॉक्टर साहब यही मेरा एक सहारा है और कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले इसके बुखार को कम करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद बुखार शुरू में तो थोड़ा सा कम होता है और फिर से न जाने कैसे बहुत जोर से बुखार चढ़ता है और इसी बुखार में वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे दीपक इस दुनिया को छोड़कर गया था तो यहाँ पर शीला जिसे कुछ ही दिनों के लिए अभी सुख मिला था उसकी गृहस्थी एकदम से बर्बाद हो जाती है और वह चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वह अपने पति को देखती है, फिर दोबारा से रोती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसका पति दुनिया से जा चुका था और वह अकेली रह गई थी। ज़्यादातर पैसा यानी कि जितना भी पैसा शीला के पास दीपक ने इकट्ठा करके रख रखा था वो सारा पैसा तो उसके साथ ही खत्म हो गया था, क्योंकि उसके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च आया था और बाकी जो कुछ पैसा बचता है वह फिलहाल शीला के पास होता है। अब शीला को अड़ोसी पड़ोसी समझाते हैं, कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, अब इस जो होने को कौन टाल सकता है। तो जो शीला होती है वह भी सब्र कर लेती है, सोचती है कि चलो जो हो गया उसे भूल जाते हैं और यहाँ पर इसी तरह से अपने जीवन को जीने लगती है। उसके पति को जाए हुए जब कुछ दिन बीते हैं तो कुछ ही दिनों में उसके जितने भी पैसे थे जो उसके पति के इलाज से बच गए थे वो सारे पैसे घर का खर्च चलाने में और अपने ससुर की दवाई में उसके खर्च हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके कुछ दिनों में टाइम ऐसा आ जाता है कि शीला के पास खाने पीने तक का सामान नहीं है। अब वह अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मायके में जो चाचा चाची हैं उनके चंगुल से बड़ी मुश्किल से वो निकल कर आई है। और इसी वजह से जो शीला होती है वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगती है। सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तभी उसकी निगाह में एक महिला आती है जो कि पड़ोस में रहा करती है और वह एक गारमेंट कंपनी में काम किया करती है। कंपनी बड़ी छोटी सी है लेकिन इतना पैसा वो कमा लिया करती है कि जिस पैसे से उसके घर का खर्च भी चल जाता है और साथ में उनके बच्चों की फीस भी चली जाती है।
तो शीला सोचने लगती है कि मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, जो फीस के पैसे होंगे उनसे बाबूजी की दवाई ले आऊंगी और बाबूजी की सेवा करते हुए इसी घर के अंदर रहती रहूंगी। ऐसा सोचकर जो शीला होती है वह उससे बात करती है और वो भी कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पास ही में कंपनी है और तुझको भी मैं वहां पर लगा दूंगी, कल मैं बात करके आ जाती हूँ। हमारी कंपनी के जो मालिक है ना वो बड़े ही अच्छे हैं और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वह भी हामी भर लेंगे। दरअसल यहाँ पर वह कंपनी एक गोविंद नाम के व्यक्ति की थी और गोविंद बड़ा ही दयालु था। तो इसके बाद यहाँ पर जब जो शीला के सहेली होती है जो कि पड़ोस की महिला थी, वह जाकर जब गोविंद से बात करती तो वो कह देता है कि ठीक है, तुम उसको ले आना और उसे ये पूछना कि उसे सिलाई कढ़ाई की नॉलेज है या नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है वह वापस से शीला के पास आती है और उससे कहने लगती है कि काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है। तो यहाँ पर जो शीला है वो अपने बारे में बताती है। कहती है कि जब मैं अपने मायके में रहा करती थी तो मैंने सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, सारे कुछ ऐसे कोर्स किए थे जिनसे अगर जिंदगी में कभी भी ऐसी बातों का सामना करना पड़े तो मैं डटकर उनके सामने खड़ी हो सकूं। अगर आप चाहो तो मैं आपके कपड़े भी सी सकती हूं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम की राह देखूं कि कब कैसे होगा और उसके बाद पैसे कमाऊं, क्योंकि अगर मैं अपना काम चालू करती हूं तो उसमें हो सकता है काफ़ी समय लग जाए। तो इसीलिए मुझे ना फिलहाल नौकरी की ज़रूरत है और नौकरी नहीं मिली तो मैं भूखी मर जाऊंगी, मेरे ससुर जी भूखे मर जाएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो वह महिला होती है वो कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है तो मालिक तुम्हें ज़रूर से नौकरी दे देंगे, वह कह भी रहे थे। उसके बाद जो शीला जाती है अगले दिन उस कंपनी के अंदर और वहाँ पर गोविंद जो होता है उससे बातचीत करता और उससे पूछता है कि क्या क्या काम आया करता है। तो जो शीला होती है वह चुपचाप सारा काम बता देती है, यानी कि उसे सिलाई कढ़ाई सभी तरह की आती है। वह खुद से कटिंग करके पीस को सील भी सकती है और साथ में अगर कटिंग हुए हुए पीस उसे मिल जाए तो ढेर सारी सिलाई वो कर सकती है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो मालिक होता है वह बड़ा ही इंप्रेस होता है और जब उसकी पढ़ाई के बारे में सुनता है कि उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो भी और ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो पढ़ी लिखी भी है, बहुत अच्छा रहेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ सकती हो और उसे उसकी जगह दिखा देता है। अब जो शीला होती है वहां पर काम करने लगती है और शीला का काम करने का अंदाज कुछ इस तरह का था जो मालिक को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि शीला देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ही थी लेकिन उतनी ही ज़्यादा कुशल अपने काम में भी थी। अगर किसी पीस में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ रही है तो वह बिना मालिक को बताए उसे ठीक ठाक करके उसे सही कर दिया करती थी। और उसे देखकर जब मालिक उसे देखता था, क्योंकि ऐसा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में एक साथ में ढेर सारी कटिंग हुआ करती है और उस कटिंग को एक साथ में सभी वर्करों के पास पहुंचा दिया जाता है। तो जैसे ही शीला के पास वो कटिंग वाला वो आया करता था लॉट में से पीस, तो उस पीस के अंदर अगर कोई गड़बड़ होती है तो वह उसे सील देती है, जबकि और जो लोग होते हैं वह मालिक से जाकर इस बात की शिकायत करते हैं, सुपरवाइजर को बताते हैं, सुपरवाइजर मालिक को बताता है और उस लॉट को वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन तब तक शीला उस पीस को रेडी करके रख देती थी और जब उसे बाद में मालिक कहता था कि ये तुमने कैसे किया तो वो कहती है कि साहब थोड़ी सी तो दिक्कत थी, ये तो डिजाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ऐसी कोई दिक्कत हुआ करती थी तो उसे वो डिजाइन बनाकर पेश कर दिया करती थी और वह कपड़े बहुत ही अच्छे लगा करते थे। इसके बाद यहाँ पर जो मालिक होता है वह उसे और भी ज़्यादा काम देने लगता है और शीला जो है वो चुपचाप काम किया करती है। और जब कुछ दिनों में उसका काम मालिक को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह ना तो किसी से बातचीत किया करती है और अपने काम पर फोकस किया करती है। यानी कि और लोग अगर 10 से 15 पीस रेडी किया करते थे तो इतनी देर में जो शीला थी वो 25 से 30 पीस रेडी कर दिया करती थी। वह केवल अपने काम पर फोकस किया करती है और सिलाई के अंदर वह कुछ ही दिनों में और भी ज़्यादा माहिर हो जाती है। जब मालिक को ये दिखता है कि ये तो बहुत अच्छे से काम किया करती है और ईमानदार भी है, तो उसके बाद 2 महीने काम करने के बाद जो मालिक होता है वो उसे सुपरवाइजर बना देता है। कहता है कि आपको इन सबसे काम करवाना है और जो तरीके तुम्हें आते हैं उन सभी तरीकों को इन्हें बताना है। तो यहाँ पर शीला खुशी खुशी ये काम करती है, हिसाब किताब भी वो देखा करती है। और जब शीला इस तरह से काम किया करती है तो उसके बाद कंपनी वालों में अजब सी हलचल होने लगती है। यानी कि जो और वर्कर वहां पर काम किए करते थे उनके मन के अंदर ढेर सारी विचारधाराएं चलने लगती हैं कि 2 महीने के अंदर डायरेक्ट वर्कर से सुपरवाइजर बन गई, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। क्योंकि शीला देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और मालिक जब भी आया करता था तो उससे बात किया करता था और शीला भी उससे बात किया करती थी। हिसाब किताब लेना तो होता था कि कितना क्या हुआ है, क्योंकि सुपरवाइजर से मालिक बात किया करता है। तो उसी दौरान यहाँ पर जब उससे बात किया करता है तो उसे लगा करता है, यानी कि जो और लोग थे उन्हें लगा करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इन बातों को देखते हुए वो लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं, लेकिन ये बातें भी बाहर तक नहीं हुई थी। उसके बाद एक दिन अचानक से जब शीला अपने काम से काम रखा करती है तो उसी दौरान एक दिन कंपनी में उसे जोर से चक्कर आ जाता है और चक्कर खा के वो बेहोश होकर गिर जाती है।
अब जैसे शीला बेहोश होकर गिरती है तो कंपनी के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और मालिक को भी ये बात पता चल जाती है। तो उसके बाद जो गोविंद होता है वह उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद फौरन से पास ही के हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां पर जाकर जब उसे चेक करवाता है तो पता चलता है कि इसके दिमाग को बुखार चढ़ चुका है और ये काफी ज्यादा बीमार है। शायद पिछले कई दिनों से इसे बुखार आ रहा है और इसने दवाई नहीं ली है। तो उसके बाद जो विनोद होता है वो कहता है कि देखिए कोई बात नहीं, जो भी हो आप इसे बचा दीजिए और आपको जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन इसको सही कर दीजिए। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है हम कोशिश करते हैं और आप इसे एडमिट कर दो और 10,000 रुपये काउंटर पर जमा कर दो। तो जो गोविंद होता है वह 10,000 रुपये काउंटर पर जमा करता है और यहाँ पर गोविंद को उसके घर के बारे में भी पता था। तो धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय अचानक से जब उसे शीला के घर के बारे में याद आता है, क्योंकि उसे पता था कि इसके घर में इसका एक ससुर है जो कि बीमार रहा करता है और शीला उसे खाना पीना खिलाया करती है, सब कुछ वही किया करती है। तो इसी वजह से जो गोविंद होता है जब अभी तक शीला को होश नहीं आया था तो वह शीला को वहीं पर छोड़कर सीधा वहां से शीला के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कंपनी से महज 200 से 300 मीटर दूरी पर ही उसका घर है। और वहां पर जाकर वह पूछता है तो उसे शीला का घर पता चल जाता है। शीला के घर जाने के बाद उसका ससुर उसे मिलता है और जैसे शीला का ससुर उसे देखता है तो पूछने लगता है कि बेटा तुम कौन हो। तो यहाँ पर वह बताता है कि दादाजी मैं ना इस तरह से जो आपकी बहू है उसका मालिक हूँ और वो इस तरह से बेहोश हो गई है। अब इस बात को सुनकर जो ससुर होता है उसे भी बड़ी हैरानी होती है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ मेरी बहू को, वही तो मेरा सहारा थी, अब कैसे होगा। तो यहाँ पर जो मालिक होता है वो कहता है कि आप घबराइए मत, उसको ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, दरअसल उसको बुखार था पिछले कई दिनों से और उसके बाद शायद उसने दवाई नहीं ली है। इस बात को सुनकर जो ससुर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते कि हाँ बेटा कई दिनों से उसे बुखार हो रहा था, क्योंकि जब वो मुझे खाना देने आती है तो उसके बाद मुझे उठाया करती है और उसी समय मैंने भांप लिया था कि उसे बुखार आ रहा है। और जब मैंने उसे दवाई लेने के लिए कहा तो उसने हामी तो भर ली थी, लेकिन शायद मेरी दवाइयों की वजह से वो अपनी दवाई नहीं ले पाई होगी, क्योंकि इतने पैसे ही कहाँ है। इस बात को सुनकर जो गोविंद होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप चिंता मत करो, आपके खाने का और दवाइयों का इंतजाम मैं कर दूंगा जब तक वो बीमार है, और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा कहकर वह उसे खाना देता है, दवाइयाँ देता है टाइम पर और कहता है कि आप आराम करो, मैं उसकी देखरेख कर लूँगा। यहाँ पर जो ससुर होता है वो भी कहता है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत एहसान रहेगा जो मेरी बहू की तुम देखरेख कर लोगे, क्योंकि वो अपना ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखा करती। उसके बाद जो गोविंद होता है वह हॉस्पिटल में जाता है और जैसे वो जाकर वहाँ पर बैठता है तो थोड़ी देर में शीला को होश भी आ जाता है। शीला जो होती है वो एकदम से जब देखती है कि उसका जो मालिक है वो उसे लेकर आया है तो उसके बाद कहने लगती है कि मालिक आपने क्यों परेशानी की, आप वहीं पर कोई डॉक्टर बुला लेते थे या फिर वहीं पर मुझे होश आ जाता थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो गोविंद होता है वो कहता है कि नहीं, अगर ऐसे होश आता तो अब तक आ लेता, तुम्हें तो डॉक्टर की दवाई लगने के बाद भी काफी देर बाद होश आया है। इसके बाद जो शीला होती है वो हॉस्पिटल की तरफ देखते देखते एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। वो एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि मालिक देखो यहाँ पर मैं इलाज नहीं करवा सकती, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे पैसे खर्च होंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तभी जो मालिक होता है गोविंद वो कहता है कि शीला कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो, तुम्हारे सारे पैसे मैंने जमा कर दिए हैं और तुम्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। तुम कंपनी के अंदर बेहोश हुई थी तो तुम्हारा फर्ज कंपनी का बनता है कि कंपनी वाले तुम्हें दिखाए और तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ कराए, क्योंकि वैसे भी तुम हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया करती हो। इसके बाद शीला भी इस बात को सुनकर चुपचाप रह जाती है और जब 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब उसे डिस्चार्ज कर देते हैं तो यहाँ से शीला दोबारा से अपने घर चली जाती है। मालिक खुद उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़कर आता है और कहता है कि आराम से जब तुम्हें पूरा आराम हो जाए तो उसके बाद ही आना। लेकिन जो शीला होती है उसे इस बात का काफी ज्यादा एहसान लगता है कि मालिक ने उस पर एहसान किया है और इसी वजह से अगले ही दिन दूसरे दिन सुबह सुबह से ही वो वहां पर काम पर चली जाती है। अब जब वह काम पर जाती है दूसरे दिन तो उसके बाद वह भी महसूस कर जाता है कि काफी ज्यादा ऐसी महिला है कि जो किसी का एहसान नहीं लिया करती और काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मालिक गोविंद होता है उसकी निगाहों में उसकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो गोविंद होता है न जाने किस वजह से उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और अब जब लंच के समय में सभी लोग खाना खाया करते हैं तो गोविंद अपना लंच लेकर उसके पास आ जाया करता और उससे बातचीत किया करता है। बातचीत के दौरान शीला का पूरा दर्द उसे भी पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कुछ बात तो उसे पता थी, जैसे कि उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वह अपने ससुर की सेवा किया करती है। लेकिन जब खाना खाते समय वो दोनों एक दूसरे से बात किया करते हैं लंच टाइम में, तो उसी समय पर शीला जो होती है वह अपने
मायके की सारी उन घटनाओं को बताती है कि किस तरह से उसकी चाची उसे परेशान किया करती थी। चाचा और तो लिया करते थे लेकिन घर के अंदर केवल चाची की चला करती थी और इसी वजह से वह चाचा को बार बार धमका दिया करती थी। ये सारी बातें जब गोविंद के सामने आती हैं तो उसे उसके साथ सहानुभूति भी होती है और मन ही मन वह उसे शायद प्यार करने लगा था। इसके बाद वह बार बार उसके पास आया करता और कभी कभी अपने पास से उसके लिए खाना पीना अच्छे से लाया करता। गोविंद जो होता है वो पीछे से उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला है और वहां पर वह अपनी कंपनी को चला रहा है और इधर गांव में उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शीला से उसे प्यार हो जाता है और ये बातें कहते हैं ना कि छुपाई नहीं छुपती हैं। उसी दौरान ये कंपनी के सभी वर्करों में ये बातें फैल जाती हैं। अब जो महिला शीला को लेकर आई थी उसके कानों तक भी ये बात पहुंचती है कि देखो गोविंद सर का और साथ में शीला का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो ये लोग एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से हंस कर बातें किया करते हैं। अब जैसे ही उस पड़ोस की महिला को शीला के बारे में ये बात पता चलती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि शीला की बदनामी हो गई तो बहुत ही गलत होगा। बदनामी के डर से वो काफी ज्यादा डरा करती है। तो इसीलिए जो वह महिला होती है वह गोविंद के पास जाती है और कहती है कि सर अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे कुछ बात करनी है। तो जो गोविंद होता है वो कहता है कि बताओ क्या बात करनी है। तो वह महिला कहने लगती है कि देखो बेचारी विधवा है और इसकी बदनामी हो जाएगी, आप ऐसा मत किया करो। उसके बाद वह पूछने लगता है कि क्या मैं ऐसा क्या ना करूं। तो वो कहने लगती है कि आप जिस तरह से उससे बात किया करते हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सभी लोग इस बारे में बातें बना रहे हैं। उस बेचारी की बदनामी हो गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा, वो बेचारी सहन नहीं कर पाएगी। इस बात को सुनकर जो गोविंद होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या करे, जबकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी अच्छी है और कितनी सताई हुई है। मुझे सारी बातें उसके बारे में पता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, मैं भला उससे इस तरह से कैसे हो सकता हूँ। तो यहाँ पर जो महिला होती है वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, जब आपको वो अच्छी भी लगती है और उस पर तरस भी आ रहा है। तो ये बात वो वैसे ही कह देती है, लेकिन इस बात को सुनकर जो गोविंद है वो कहता है कि कर तो लेता, लेकिन अगर मैंने उससे शादी के लिए पूछा तो कहीं वो ये ना समझने लगे कि मैंने जो उस पर एहसान किया है उसके बदले में वो मुझसे शादी कर रहा है, यानी कि उसकी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। इस बात को सुनकर वह महिला हैरान तो होती है, लेकिन कहने लगती है कि सच में आप उससे शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो गोविंद होता है वो कहता है कि हाँ सच में शादी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी मर्जी एक बार पहले पता चल जाए तो उसके बाद ही कह सकता हूं। लेकिन उसमें भी एक खास बात है कि उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। इसके बाद वो महिला कहती है कि इस बात के बारे में तो मैं उसे पूछ लूंगी, कोई भी बात नहीं और आपको बता दूंगी। वह यहां से सीधा शीला के पास जाती है और शीला से भी यही बात कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के बारे में बहुत गलत तरह की बातें कंपनी में चल रही हैं और कहीं से तुम्हारी बदनामी ना हो जाए। अब इस बात को सुनकर जो शीला होती है वह कहने लगती है कि अब कर भी कह सकते हैं, वो कंपनी का मालिक है और मुझे काम करने के लिए यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। अब लोगों के मुंह को कैसे रोक सकते हैं। तो वो कहने लगती कि रोक तो सकते हैं कि अगर तुम उससे शादी कर लो तो उसके बाद लोगों का मुंह तो रुक ही जाएगा, साथ में तुम्हारी जिंदगी भी संवर सकती है। इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि तुम भी कैसी क्या बात कर रही हो, ये कहां और मैं कहां, मैं मामूली सी वर्कर हूं इसकी कंपनी में और ये इस कंपनी का मालिक है, तो ये भला मुझसे शादी क्यों करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कहेगा तो क्या तुम उससे शादी कर सकती हो। उसके बाद शीला कहने लगती है कि हाँ करने के बारे में सोच तो लूंगी, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि मेरे बूढ़े ससुर हैं वो कहाँ पर रहेंगे, उन्होंने मुझे पिता का सा प्यार दिया है और उन्हें अलग नहीं छोड़ सकती। इस बात को सुनकर वह वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है और सीधा गोविंद के कैबिन में जाकर उसे बता देती है। गोविंद इस बात को सुनकर एकदम से बाहर निकलता है और सभी के सामने शीला का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं शीला से शादी करने वाला हूं और आप लोग जो कुछ भी कहा करते हो उन सभी चीजों को कहना बंद कर दो, हम दोनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यहां पर जो शीला होती है इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और सोच विचार करने लगती है कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो कुछ भी मैं देख रही हूं। तभी यहां पर जो गोविंद होता है वह उसकी तरफ देखता है, आंखों में आंखें डालकर कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे ससुर को भी मैं अपने पास ही रखूंगा। इस बात को सुनकर जो शीला होती है वह उसकी तरफ देखती ही रहती है। तभी यहाँ पर गोविंद कहता है कि तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो शीला है वो थोड़ी देर तो चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन जब गोविंद दोबारा से पूछता है तो वो कहती है कि नहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद गोविंद और शीला एक आर्य समाज मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो गोविंद होता है वह शीला को उसके ससुर के साथ अपनाता है, यानी कि उसके ससुर की भी देखरेख वही किया करता है और शीला जो है वो फिलहाल उस कंपनी को अकेले अपने दम पर चला रही है और जो गोविंद है वो एक
दूसरा प्लांट अपना जमाने में लग चुका है। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक लड़की की जिंदगी में ढेर सारी दुखी आई, लेकिन अंत के दर्जे अब वो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रही है और अपने ससुर की देखरेख भी कर रही है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।